अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमेरिका से जारी जंग बंदी, आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमेरिकी तजावीज़ पर ईरान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए कल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कल रात इंतहाई अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे थे और उनकी कल इस्लामाबाद आमद की खबरों को लेकर एक बार फिर ये उम्मीद पैदा हुई थी कि उनके इस दौरे से अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की राह हमवार हो सकती है। मगर ईरान अभी तक अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से मुसलसल इनकारी है और अमरीकी दावों के बरक्स अभी तक ईरान की जानिब से इस बात का कोई इशारा नहीं मिल सका है कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए आमने सामने बैठने के लिए तैयार है। बल्कि अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द की पाकिस्तानी आमद से पहले ही वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द पाकिस्तान से रवाना हो गया है, जहाँ से अब ईरानी वफ़द मस्कत और मॉस्को के दौरे पर जाएगा। यानी ईरान की जानिब से अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने की शर्त सामने आने के बाद ईरान ने अमेरिका से डायरेक्ट टॉक्स के बजाय इनडायरेक्ट टॉक्स का नया तरीका अपना लिया है। अहम बात यह कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने आज पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की और अब्बास इराक़ची का कहना है कि इन मुलाकातों में उन्होंने जंग के मुकम्मल खात्मे से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान शेयर कर दिया है। ईरानी सफ़ारत खाने के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने आज पहली बाज़ाब्ता मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शरीक थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से जारी बयानात के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उन्होंने जंगबंदी से मुतल्लिक ताज़ा तरीन पेशरफ्त और जंग के मुकम्मल खात्मे पर अपने मुल्क का असूली मौक़िफ़ वज़ाहत के साथ पेश कर दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद अब्बास इराक़ची की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इनसे कहा कि पाकिस्तान सालिसी की कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। इसी तरह ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद अपने बयान में इसी किस्म की वजाहत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया है कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। जबकि इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि उन्हें ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द से मुलाकात करके खुशी हुई। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब अहम बात यह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान का मौक़िफ़ पाकिस्तान को पेश कर दिया है, मगर ईरान की जानिब से इसकी कोई तफसील जारी नहीं की गई है। मगर अब से कुछ देर पहले बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने इस बारे में अहम तफसीलात शेयर की हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ईरान ने अपने जवाब में अमेरिका से आपदा हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ईरान की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ हमलों और धमकियों का सिलसिला बंद करे। जबकि रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो अमेरिका की मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स को मुस्तरद करता है, जिसमें जौहरी प्रोग्राम का मुकम्मल खात्मा शामिल है। ईरान के इस जवाब के बाद अब देखना होगा कि अमरीकी वफ़द ईरान के जवाब पर पाकिस्तान के सालिसकारों के सामने क्या मौक़िफ़ रखता है। अहम बात यह कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कल पाकिस्तान के दौरे की खबर सामने आने के बाद अमरीकी वाइट हाउस की तर्जुमान ने दावा किया था कि ईरान ने अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात पर हामी भर ली है, जिसके लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर सुबह पाकिस्तान रवाना हो गए। Yes, I can confirm Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in talks, direct talks intermediated by the Pakistanis, who have been incredible friends and mediators throughout this entire process, with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out, as the president called on them to do, and asked for this in-person conversation. So the president is dispatching Steve and Jared to go hear what they have to say. And we're hopeful that it will be a productive conversation and hopefully move the ball forward towards a deal. I mean, look, President Trump has made his red lines throughout this entire process very clear. He was flexible in extending the ceasefire. And so Steve and Jared will be off to hear what they have to say. मगर अहम बात यह है कि व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट के इस दावे के बरक्स कि ईरान की दरख्वास्त पर अमेरिका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे, ईरानी वफ़द अमरीकी वफ़द से पहले ही इस्लामाबाद से रवाना हो गया है। जबकि तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कल ये वाज़ेह कर दिया था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान में किसी मुलाकात का मंसूबा नहीं है। इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान अपने मुशाहिदात से सिर्फ पाकिस्तान को आगाह करेगा, जबकि दौरे में अमेरिका की मुसल्लत जाराना जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुतालिक अमूर पर भी बात होगी। इसी तरह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने अपने बयान में कहा है कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे में सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे, जहां जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा था
कि ईरान अब अमेरिका को मुतमईन करने के लिए अपना जवाब पेश करेगा। ईरान बातचीत करना चाहता है, इसलिए अब देखना होगा कि आया ईरान से मुआहदा हो सकता है या नहीं। इस पूरी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी एजाज सैयद। एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एजाज, ये खबर आ गई है कि अब से कुछ देर पहले अब्बास इराक्ची तो पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं अपने वफ्द के हमरा। ये क्या लग रहा है, कुछ चेंज इन स्ट्रैटेजी है कि ईरान अपने मौकिफ के बाद अब अमेरिका से बराह रास्त बात नहीं करना चाहता और पाकिस्तान के जरिए पैगाम रसाई हो रही है? क्या मामला है ये? शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ईरान अमेरिका के साथ फौरी तौर पर एक टेबल पर बैठने से गुरेजा है। उस वक्त बुनियादी जो चाहता है कि तमाम जो इश्यूज हैं पहले वो रिजॉल्व होंगे और बाद में हम आमने सामने बैठेंगे। इसी वजह से ये जो आप देख रहे हैं कि पहले ईरानी वफद आया है और ईरानी वफद ने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें की हैं और अब अमेरिकन जो डेलीगेशन है वो आएगा। तो ये सारी चीजें इस बात का सबूत भी है और हमारी जो बराह रास्त ईरानी हुकाम से बात हुई है वो भी एग्जैक्टली यही बताते हैं। बल्कि शहजाद, मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मस्कत यहाँ से जा रहे हैं, अपना अगला जो मंजिल है मस्कत और रशिया, उससे वापसी के ऊपर वो दोबारा वापस आएंगे पाकिस्तान में और अमेरिकन से मुलाकातें करेंगे। मैंने इस हवाले से बराह रास्त ईरानियों से बात की है, वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं जब तक हमारे तमाम मसाइल या तमाम जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हल नहीं होते, हम बराह रास्त नहीं बैठेंगे। तो इस वक्त बराह रास्त फौरी तौर पे बैठने का इम्कान तो बड़ा कम है। सही है। तो इस वक्त मामला यहाँ पर है कि अमेरिका ने एक प्रपोजल दिया था ईरान को और ईरान जो है उसका जवाब अब पाकिस्तान के पास लेकर आ गया है और उसमें उनके कुछ मुतालबात भी हैं, कुछ उनके काउंटर प्रपोजल्स भी हैं। वही प्रपोजल्स, वही मुतालबात जो ईरान के हैं या ईरान का जो जवाब है वो अमरीकियों के सामने रखा जाएगा और फिर अगर अमरीकी कहीं ना कहीं इत्तेफाक करते किसी बात पे, फिर शायद पॉसिबल हो एजाज के दोबारा जो है सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो और वो बराह रास्त हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अमेरिकी भी उन चीजों पर इत्तेफाक करते हैं तो फिर सेकंड राउंड ऑफ द टॉक्स होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेसिक जो इश्यूज हैं वो दो रह गए हुए हैं। एक इशू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का और दूसरा इशू जो है वो यूरेनियम से मुतल्लिक है, जिसके ऊपर ईरान ने अपना काउंटर प्रपोजल दे दिया हुआ है। लेकिन उसी के साथ एक और बड़ी अहम चीज जो जुड़ी हुई है कि ईरान चाहता है कि जो एसेट्स उसके फ्रीज किए गए हैं और जो सैंक्शंस उसके ऊपर आयद की गई हैं वो तमाम की तमाम जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए खत्म की जाएं। तो ये दो इश्यूज हैं, बल्कि तीन इश्यूज कहें तो गलत नहीं होगा, जो जिसकी वजह से सारा इख्तलाफ है। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त ईरान का वफ्द आज गुज़िश्ता रात आया तो उसने पहली जो मुलाकात है, वैसे तो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार एयरपोर्ट पर मौजूद थे, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी वहां पर मौजूद थे। फिर जो फॉर्मल मीटिंग है रात को ही उन्होंने कर ली और अलग सुबह तक वो जारी रही। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है आसिम मलिक से अलग सुबह तक ये मीटिंग जारी रही और उसके बाद जो अगली अहम मीटिंग थी वो 2 घंटे तवील जारी रही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। तो ये तमाम जो इश्यूज हैं उन्होंने डिटेल से अपना मौक़िफ़ बताया है और जो इनके साथ वफ्द में जिनका नाम बड़ा कम लिया गया है, गरीबाबादी जो इनके नायब वजीर खारजा हैं काज़िम गरीबाबादी, ये इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट है। जो ईरानी सिस्टम है उस सिस्टम में इनका एक नायब वजीर खारजा नहीं होता, मुतअद्दिद होते हैं। ये नाज़िम गरीबाबादी इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं और ये लीगल इश्यूज को साथ लेकर आए थे। किस लीगल इशू के तहत जो अमेरिकन डिमांड्स हैं वो किस किस कानून के तहत अमेरिकन डिमांड्स जो है ये कर रहे हैं वो जायज है अमेरिका से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम के हवाले से भी जो डिमांड्स हैं उनके लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के वो साथ लेकर आए जी। और ये जो आप बात बता रहे हैं कि रात गए देर तक मीटिंग्स होती रही, इस पे CNN ने भी लिखा है, अपनी खबर दी है कि इसका एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अमेरिका में उस वक्त जो है वो रात नहीं हुई थी, दिन था, तो ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जागी हुई थी। तो शायद इस रात गए मुलाकात का एक मकसद ये भी हो सकता है कि जो भी उनसे तबादला ख्याल हो रहा हो वो भी पॉसिबल हो और हो सकता है कि इराक़ची साहब जो है मुकम्मल तौर पर अपनी मीटिंग्स वाइंड अप करके मस्कत जाना चाह रहे हो अमरीकी वफ्द आने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद, आप हमारे साथ मौजूद थे। रॉयटर्स की खबर हमने दी है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब ईरान की तरफ से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि अमेरिका और बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी तरफ से जो धमकी आमेज ट्वीट्स आते हैं
वो बंद किए जाएं। और हम पहले भी इस पर कई मरतबा बात कर चुके हैं कि इस किस्म के जो मैसेजेस हैं वो भी जो टॉक्स हैं उसमें एक बड़ी रुकावट का किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान और अमरीकी जंग में मुज़ाकरात की उम्मीदों की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत में कुछ हद तक कमी ज़रूर आई है और ये उम्मीद की जा रही थी कि उसका असरात पाकिस्तान में भी देखे जाएंगे और डीजल और पेट्रोल की कीमत में कमी की जाएगी। जो हमारे सामने कैलकुलेशन आई है उसके मुताबिक भी डीजल की कीमत में 3 रुपये 44 पैसे की कमी होनी थी, जबकि पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 65 पैसे की कमी होनी थी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने कल ये फैसला किया कि डीजल और पेट्रोल की दोनों की कीमतों में 26 रुपये 77 पैसे का इजाफा किया जाएगा, यानी कि जो मामूली सा रिलीफ आवाम को मिल सकता था वो भी नहीं दिया गया। और इसकी वजह यह है कि पेट्रोल पर हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिया है 26 रुपये 77 पैसे का, जबकि डीजल में जो इनलैंड फ्रेट मार्जिन है उसमें तकरीबन 30 रुपए का इजाफा हुआ है। इसकी वजह क्या है, इस पर अली परवेज मलिक पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी मौकिफ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार शहबाज राना से। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शहबाज, कल हमने देखा डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतों में 26 रुपये 77 पैसे का इजाफा हुआ है, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पेट्रोल और एचएसडी की जो फ्लैट एवरेज प्राइस है उसमें तकरीबन 3 रुपये 44 पैसे डीजल में कमी आई थी, पेट्रोल पे 3 रुपये 65 पैसे की कमी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है क्योंकि डीजल में जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन है वो 30 रुपये से बढ़ गया है और लेवी बढ़ा दी है पेट्रोल पे 26 रुपये 77 पैसे की। जरा बताइएगा कि इस वक्त जब महंगाई वैसे ही ज्यादा है, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी, आवाम पहले ही परेशान है, एसपीआई आज ऑलमोस्ट 14% आए, वजह क्या नजर आ रही है कि इस वक्त टैक्सेस बढ़ा के कीमत बढ़ाने की? शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरा इसके ऊपर बड़ा ही एक असूली मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत ने सियासत करनी है तो वो आवाम के सर के ऊपर ना करे, अपने बलबूते के ऊपर करे। अगर मेरे इसके साथ ये भी मैं कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है सब्सिडी देने की हुकूमत को, अगर सब्सिडी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती है। कोई ज़रूरत नहीं है हुकूमत को टैक्स में रिलीफ देने की अगर हुकूमत टैक्स में रिलीफ अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ पे दोनों जो इस वक्त जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर जो टैक्सेशन है इसको सेपरेट देखने की ज़रूरत है। अभी आपने फरमाया कि दोनों की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हो, अपेरेंटली तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जो पेट्रोल है उसकी आपने फरमाया कि दोनों की कीमतों में कमी हुई है, तो अपेरेंटली ऐसा ही लग रहा है। पेट्रोल की कीमत में बिल्कुल ये कोई 3 रुपये 65 पैसे फी लीटर की कमी हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। तो बजाय उस कमी को हुकूमत पास ऑन करती, हुकूमत ने क्या किया कि जो एक्सचेंज रेट की पीएसओ की एडजस्टमेंट थी उसमें को 50 पैसे का इजाफा कर दिया और उसके साथ जो असल काम किया कि पेट्रोलियम लेवी के अंदर इन्होंने कोई 27 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। अब ये जो लेवी में इजाफा है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी ही पोजीशन जो है उस पर रिवर्सल उस पर जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने चंद हफ्ते पहले पेट्रोलियम लेवी जो है 160 रुपये फ़ी लीटर कर दी थी। उसकी वजह ये थी कि IMF की ये बुनियादी शर्त है कि डीज़ल और पेट्रोल दोनों के ऊपर अपने एक 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी सेपरेटली चार्ज करनी है। अब 80 रुपये क्यों है कि जो सालाना इनका हदफ है 1468 अरब रुपए का उसकी कलेक्शन तक पहुंचने के लिए। तो हुकूमत, चूँकि हुकूमत का ये कहना है कि हम डीज़ल के ऊपर लेवी इसलिए चार्ज नहीं कर सकते कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, हम डीज़ल के ऊपर लेवी इसलिए चार्ज नहीं कर सकते कि वो ज़रात में इस्तेमाल होता है। तो अगर आप नहीं इस पर कर सकते चार्ज तो फिर आप IMF से नेगोशिएट करें ना जाके कि इन हालात के अंदर जब आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ गई हैं तो हम डीज़ल के ऊपर लेवी चार्ज नहीं कर सकते। IMF को हुकूमत कन्विंस करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। तो जब IMF को कन्विंस करने में नाकाम होगी तो इसका मतलब ये है कि हर वो सारे जो मोटरसाइकिल वाला है, जो 660 सीसी की गाड़ी वाला है, जो 800 सीसी गाड़ी वाला है, जो 1000 सीसी गाड़ी वाला है, जो 1300 सीसी गाड़ी वाला है, वो क्यों आपकी जो मुज़ाकरात की नाकामी या आपकी जो वो हुकूमत की जो अहलियत नहीं है IMF से बात करने की प्रॉपरली, उसकी कीमत अदा करे। तो इस हद तक तो जो है वो ये हुकूमत का जो इंक्रीज़ है इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। जो डीज़ल की प्राइस है शहजाद इकबाल साहब, डीज़ल की प्राइस के अंदर आलमी मंडी में उस तरीके से जो है वो रिडक्शन नहीं हुई। एक प्राइस का जो इसका जो फार्मूला था प्राइस डिटर्मिनेशन का डीज़ल का, वो हुकूमत ने तब्दील किया है और उसको बेहतर कर दिया। उस बेहतरी की वजह से ही आप देख रहे हैं कि प्राइसेस जिस तरीके से पहले बढ़ी थी वो नहीं बढ़ रही, लेकिन एट द सेम टाइम जो कुछ इम्पैक्ट आया है इंटरनेशनल प्राइस में, बजाय उसको वो एवरेज एक जो प्लाट्स की प्राइस है इंसिडेंटल और दूसरी ड्यूटीज के हेड के अंदर ये प्राइस डिफरेंशियल जो दिखाते हैं आलमी मंडी के अंदर एक हफ्ते का पिछले हफ्ते के मुकाबले में, वहाँ पे इसको ये रिफ्लेक्ट नहीं किया। उसकी रिफ्लेक्शन इन्होंने जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन है जो बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होता है कि ट्रांसपोर्ट की मद में जो एक फ़र्क आता है कीमत का,
उसको बैलेंस रखने के लिए पूरे मुल्क के अंदर उसकी मद में ये जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे वही जो प्राइस है इन्होंने पास ऑन करी। तो डीजल के ऊपर अभी भी हुकूमत जो है वो टैक्सेस जो पेट्रोलियम लेवी वाली मैंने बात की उस हद तक वो नहीं बढ़ा रही, लेकिन वही जो बोझ है वो पेट्रोल के ऊपर आ रहा है। शहबाज, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 1468 अरब रुपए का ये टारगेट है लेवी का जो कि हुकूमत ने इकट्ठा करना है, तो वजह क्या है कि बार बार इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं? पहले ये 80 रुपए से कम था, हुकूमत ने इसको 160 रुपए कर दिया, फिर शहबाज शरीफ साहब खुद आए और कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए इसको 160 से 80 रुपए कर रहे हैं। अब 27 रुपए बढ़ा के इसको दोबारा 107 रुपए कर दिया है। हुकूमत अपना माइंड क्यों नहीं मेकअप कर पा रही है? मेरा ख्याल इस वक्त मुझे एक फुकदान लग रहा है कि जिस तरीके से IMF के साथ बात की जा रही है और जो हुकूमत की इंटरनल प्लानिंग उसके अंदर एक बड़ा एक वाज़े फुकदान आपको नज़र आ रहा है। एक वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये ख्वाहिश भी है कि वो किसी हद तक किसी तरीके से भी ये जो बोझ आवाम के ऊपर पड़ रहा है उसको कम कर सके। दूसरी तरफ उनकी जो काबीना है और उनकी जो मशीनरी है वो IMF से ये रिलीफ हासिल करने में नाकाम रहती है। तो ये जो इसके अंदर एक गैप आ रहा है ना प्राइम मिनिस्टर की डिज़ायर का और हुकूमत की अहलियत का कि वो जाके वो रिलीफ ले सके, वो उसके अंदर कमी है। और उससे भी पहले ये बात सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की नहीं, IMF के असरार की और हमारी नालायकी या हमारी कोताही की नहीं है, ये बात उससे पीछे चली है। ये सारा जहाँ से हो रहा है, ये सारा झगड़ा जो है शहजाद इकबाल साहब इस पॉइंट के ऊपर शुरू हो रहा है कि इस साल का जो प्राइमरी बजट का इनका सरप्लस का एक हदफ है कुछ 3400 अरब रुपए का, जो प्री वॉर के पीरियड का तय था, पिछले साल के जून का था। हमने ये समझा कि हम ये हदफ ना सिर्फ हासिल कर लेंगे, हमने IMF से बात भी नहीं की कि हम इसको हम कम ही कर दें जंग की वजह से। तो ये सारा झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ। वो हदफ जो था वो तो पहले उसके अंदर बहुत बड़ा होल पड़ गया। FBR जो है अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो उसको हासिल करने में नाकाम हो रहा है, मुसलसल नाकाम हो रहा है, आइंदा भी नाकाम होगा जो नज़र आ रहा है, हालात जिस तरह के हैं। तो अगर वहाँ से अब दो बड़े कंपोनेंट्स हैं आपके रेवेन्यू के, एक आपका FBR का टैक्स रेवेन्यू जिसमें कोई 610 अरब रुपए के करीब रिवाइज टारगेट के अगेंस्ट शॉर्टफॉल है 9 माह का। दूसरी तरफ आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आपके दो बड़े कंपोनेंट्स, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट है वो आ रहा है आपको, दूसरा आपका पेट्रोलियम लेवी है जो मैंने आज की खबर में भी लिखा है 1205 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की कलेक्शन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू बजाय इसके कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है वहां से कुछ रिलीफ ले लेते या उसको कांस्टेंट रखते, उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं बेहतर परफॉर्मेंस के बावजूद, क्योंकि FBR परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये जो गैप है ना उसकी वजह से आपको ये प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी के अंदर एक कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। वहां पे आके वो जो कमिटमेंट भी देते हैं उससे उनको फिर पीछे हटना पड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली साहब, हम देख रहे हैं कि जब से जंग का आगाज हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है, और कल जब डिटेल सामने आई तो पता चला कि जो एवरेज फ्लैट प्राइस है उसके मुताबिक तो डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस में तकरीबन 3.5 रुपए की कमी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि लेवी बढ़ा दिया गया 26 रुपए 77 पैसे से पेट्रोल पर, तो उसकी कीमत बढ़ गई और इसी तरह डीजल में जो इनलैंड फ्रेट मार्जिन है उसमें इजाफा हो गया, जिसकी वजह से डीजल की कीमत बढ़ गई। अब एक ऐसे वक्त में जिसमें महंगाई ज्यादा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्यों आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया और क्यों टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोल पर? गुजारिश इतनी सी है कि 28 फरवरी को जो डीजल की कीमत थी वो तकरीबन $88 पर बैरल या $80-90 पर बैरल थी। ये बढ़ के जो प्लेट्स की कीमत थी उसके अंदर आप उसका प्रीमियम भी ऐड करें तो $300 पर बैरल से भी बढ़ चुकी हुई थी। तो 3-4 गुना का इजाफा हुआ था। और उसके सामने जो अभी का बढ़ावा है वो क्यों हुआ और हुकूमत ने उसके लिए कितने 100 अरब सूबों के साथ मिलके उसके सामने बंद बांधने की कोशिश की ताकि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। किस तरह से डीजल के ऊपर आज भी लेवी को ज़ीरो रखा गया ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो गरीब तरीन आदमी है, जो कमज़ोर तरीन आदमी है, जिसको बस का सफ़र करना है, उसके लिए टिकट सस्ता रखा जा सके। जो आपकी जो हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर जो अपनी फसल उतार रहा था किसान, जो रात दिन मेहनत करके जिसने ये गंदम लगाई थी, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। तो ये हक़ाइक़ मौजूद हैं। अब आपने जो बात की कि जी क्यों कीमत को बढ़ाना पड़ा और आपको डीजल के लिए आपने इनलैंड फ्रेट के अंदर जो इजाफा है उसको बताया। देखें हमने किया क्या है, आपने जो ज्यादा बड़ा फर्क है शहजाद वो तो नोटिस नहीं किया कि आपने उसको क्रूड के ऊपर फॉर्मूले को आप डीजल के लेके चले गए हैं, क्योंकि जो हमारी जब जंग शुरू हुई
उसके अंदर जो सूरत हाल खित्ते की बनी, जो गल्फ की रिफाइनरियां थी बंद हुई, तो रिफाइंड डीजल की कीमत के अंदर बेपनाह इजाफा है, जिसकी तरफ मैंने निशानदेही की। तो हमने रिफाइनरियों के साथ रात दिन मेहनत करके शहबाज शरीफ साहब की जाती सुपरविजन के अंदर एक ऑल्टरनेटिव वॉर टाइम अरेंजमेंट बनाया, जिसके अंदर अब क्रूड की कीमत और अरामको का प्रीमियम सामने रखते हुए उनके हिस्टोरिकल जो 5 साल का मार्जिन है उसके ऊपर उनका सिग्नेचर लिया गया, और ये कहा गया कि अगर कोई एक्चुअल कार्गो महंगा आपके पास आता है जो आपने जंग के अंदर खरीदा है, तो सही। सिर्फ उस हद तक इनलैंड फ्रेट के जरिए आप उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट को आपने आज यहां पे लोड होते हुए देखा, और जिसके बाद आपको 25-26 रुपए डीजल की कीमत को बढ़ाना पड़ा। अगर आप सब कुछ ये ना करते जो शहबाज शरीफ साहब ने रात दिन मेहनत पेट्रोलियम डिवीजन के जो मुझ नाचीज के साथ जो टीम है उसने ना की होती, तो आज 480 रुपए का डीजल होता विद जीरो लेवी। तो ये वो सहूलत है, ये वो ट्रांजिशन है जिसको एक्चुअल पे कन्वर्ट करके आपको करना पड़ा। जहां तक पेट्रोल की बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर उसके अंदर भी मैं आपको सिमिलर कंपैरिजन ड्रॉ कर दूं। $74 के ऊपर जो पेट्रोल था ये 28 फरवरी को, इसने बढ़ के तकरीबन जो मेरे पास टेबल यहाँ पे मौजूद है $150-60 के ऊपर 2 गुना हुआ, और उसके बाद अब ग्रेड के तकरीबन $115 के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से आप इसको अगर चाहते तो आप अपनी जगह के ऊपर इस कीमत को कायम रख सकते थे, पर उसमें मजबूरी क्या थी? आपको ये पता है शहजाद कि आपने आईएमएफ के साथ एक अंडरटेकिंग, एक आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपने 80 रुपीस पर लीटर दोनों ईंधनों के ऊपर लेवी कलेक्ट करनी है, और जब आपने डीजल के ऊपर उसको जीरो किया तो आपने पेट्रोल के ऊपर 160 रुपए किया, और आपने मोटरसाइकिल वाले जो कमजोर तरीन तबकात थे, जिनको जिनको सब्सिडी और हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत थी, उनको कैश ट्रांसफर्स के जरिए इंसुलेट कर दिया, और आईएमएफ के साथ मुशावरत जारी रखी कि इसके अंदर हमें रिलैक्सेशन, इस तरह ही वो रिलैक्सेशन मिली। वजीर आजम साहब ने टीवी के ऊपर आके कहा कि मैं 80 रुपए से लेवी को कम करता हूं 1 महीने के लिए, क्योंकि ये वो जिम्मेदार फैसला था जो आपने आईएमएफ की मुशावरत के साथ किया था। अब क्योंकि वो महीना इख्तिताम को जा रहा है, तो आपको मरहलावार जो फैसला करना है वो ये है कि वापस लेवी को बहाल करना है, या आपने आईएमएफ के साथ आगे इसकी सस्पेंड। तो जब तक इसके ऊपर सही। कंक्लूजन नहीं होता, तो जिम्मेदार रास्ता तो यही है कि आपको मरहलावार बढ़ाना पड़ेगा। तो रादर देन इंक्रीजिंग इट 80 रुपीज वन डे, बेहतर नहीं है कि आप मरहलावार इसको जब आपको गुंजाइश मिले आप पास ऑन करते जाएं, और आईएमएफ जब यहाँ पे तशरीफ लाता है उनके साथ इंगेज सही, पर मुझे करके इस पे सवाल का मौका परमानेंट दीजिएगा हल अली साहब निकालने की कि कोशिश आप करें। कह रहे हैं कि पहले पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूं कि लेवी 80 से 160 की गई, और फिर वजीर आजम आए, उन्होंने खिताब किया, उसको वापस 160 से 80 रुपए किया, और अब 107 रुपए पे आ गई ये लेवी। तो आप कह रहे हैं कि आईएमएफ ने सिर्फ आपको विंडो 1 महीने की दी थी कि 1 महीने के लिए आपको ये रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और उसके बाद आपको दोबारा 160 तक लेके जाना है, यानी कि 80-80 रुपए दोनों। अब वो 80 रुपए आप डीजल पे ना लगाएं तो फिर जी, पेट्रोल पे अगर 160 लगानी अगर पड़ेगी। अगर अगर आप उनके साथ दोबारा कोई कंसेशन नहीं ले सकते, जो कि हम पूरी कोशिश करेंगे जब वो यहाँ पे बजट के रिव्यू के लिए अब आने जा रहे हैं, तो आपको जो अपनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना पड़ेगा, आपको अपने वादे की पासदारी करनी पड़ेगी, वरना वही होगा जो 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया। आईएमएफ के साथ रिलेशनशिप स्नैप करेगी और आप मुल्क को वापस दिवालियापन पे ले जाएंगे, महंगाई बेकाबू हो जाएगी, हमारी दुकानों की शेल्फों के ऊपर प्रोडक्ट दस्तयाब नहीं होंगे, और वही एक विशेष साइकिल के अंदर आप फंस जाएंगे। तो मुश्किल जरूर, पर जो सही फैसला है, जिम्मेदार फैसला है, उसके ऊपर हम एक निजाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीनन अवाम को तकलीफ है, उसके लिए जितना तहफ़्फ़ुज़, जितना हम उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो टारगेटेड सब्सिडीज के जरिए और डिफरेंट इंटरवेंशंस के जरिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसमें 100 अरब रुपए, नॉट 100 बिलियन रुपीस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस लेकिन अली साहब, फेडरल गवर्नमेंट अवाम तो मुश्किल में, लगा दोहरी चुकी है। मुश्किल में इसलिए भी है क्योंकि हमारा इन्हिसार जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर होता है, और एफबीआर वो कलेक्ट नहीं कर सकता, तो हम लेवी Absolutely लगा correct, देते जी। हैं। ठीक है, अब इस वक्त तो ये मामला है कि आप लोग दुकानें भी जल्दी बंद कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको ये भी पड़ रहा है कि उनकी जो बिजनेस है वो मुतासर हो रही है। फिर उनके ऊपर हम जब तेल की कीमतों का बोझ डाल देते हैं टैक्सेस के जरिए, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी अशिया होती है वो भी महंगी हो जाती है। आज एसपीआई का नंबर ऑलमोस्ट 14% आया है वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो फिर ये अवाम कैसे बर्दाश्त करें? उनकी तो इनकम में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि जो इकदाम लिए उससे तो उनकी इनकम में कमी आ रही है। देखिए, ये जो आपने बात की एसपीआई की, अब सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो होता है
वो आपकी रोजमर्रा की जो अशिया हैं जी। उनकी कीमतों के बढ़ावे का एक मेजर है। तो इसीलिए तो डीजल को प्रोटेक्ट करने की शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की ना, कि क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्ट के अंदर, उसकी लॉजिस्टिक्स के अंदर, रेलवे के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर डीजल इस्तेमाल होता है, हैवी मशीनरी के अंदर डीजल इस्तेमाल होता है, हम उसी को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसका मुस्तकिल हल उस चीज के अंदर है जो काविश आज आपने अपनी टीवी की स्क्रीनों के ऊपर देखी, कि वजीर आजम साहब, आसिम मुनीर साहब, इसहाक डार साहब इस जंग को मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ लेके जाना चाहते हैं और उसके लिए एक सिंसियर कोशिश करें। ये आग थमेगी तो आप इन कीमतों के अंदर रिडक्शन और इसका भरपूर एक मुस्तकिल हल निकाल सकेंगे। तो मल्टी प्रोंग के ऊपर ये चीज कोशिश हो रही है। आवाम की जो तकलीफ है बिल्कुल एहसास है, पर जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको शायद वक्ती तौर पे थोड़ा सा बोझ ज्यादा उठाना पड़े, ताकि हम दस्तयाबी को यकीनी बना सकें। और यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो दस्तयाबी है वो बहुत से ममालिक जिनकी जेबें भी हमसे गहरी हैं और जिनके पास ज़खायर भी मौजूद थे, उनसे बेहतर हमने यकीनी बनाई है। पर इंशाअल्लाह ताला जिस जिस तरह ये मरहलावार हालात बेहतर होंगे, हम ये बोझ आवाम के ऊपर भरपूर अंदाज में कम करते हुए आपको नजर आएंगे। अली साहब, ऐसा लगता है आवाम पे तो मजीद बोझ बढ़ेगा, क्योंकि अब हम एलएनजी के 3 कार्गोज स्पॉट पे लेने जा रहे हैं जिसकी कीमत 18 से 19 डॉलर तक होगी तकरीबन, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म मुआहदे कतर और ईएनआई से थे उससे बहुत ज्यादा है। और पहले ही हम कतर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स री एक्सपोर्ट कर चुके हैं, ईएनआई के कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर चुके हैं। तो इसका मतलब जो एलएनजी से बिजली बनती है वो मजीद महंगी होगी, आवाम पे मजीद बोझ भी आएगा। और इसके अलावा जब पिछले प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि कतर ने तो फोर्स मेजोर के जरिए अपनी एलएनजी हमें सप्लाई नहीं करनी है, लेकिन हम जो टर्मिनल्स हैं एलएनजी के उनके ऊपर फोर्स मेजोर नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन अब तो वैसे भी ये टर्मिनल्स कहेंगे कि अगर आप कतर से नहीं कहीं और से एलएनजी मंगवा रहे हैं तो फोर्स मेजोर की तो बात ही नहीं होती, फिर इस पर वो तो अप्लाई नहीं होता इस पर। देखें, मैं गुजारिश इतनी करूंगा कि जो एलएनजी की परचेज है, हम पावर डिवीजन के कहने के ऊपर, क्योंकि वो महंगा तरीन ईंधन डीजल और फर्नेस है, उसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि हम कतर से फराहम नहीं कर सकते, तो हमने उसका बिल्कुल ऑर्डर किया है। और एज कंपेयर टू डीजल एंड फर्नेस ऑयल उसके अंदर बचत ही होगी, कोई नुकसान ज्यादा नहीं होगा। बुनियादी बात तो ये है आपसे जो मैं कहूंगा। और इसका जो आपने दुकानों को जो आपने वक्त की बंदिश की है और इस सारे मामले का जो बड़ा जवाब है या डिटेल्ड जवाब तो आपको पावर डिवीजन दे सकती है। अब आपने जो टर्मिनल्स की बात की, देखें वो जो बहस चली थी, और मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने बड़ा उसके अंदर क्लैरिटी के साथ मिफ्ताह साहब को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। मैंने किसी के ऊपर कोई बदनीयती का कोई यहाँ पे कोई मैंने कोई एक्यूजेशन नहीं की थी। मैंने जो कहा था वो सिर्फ इतना कहा था कि जो फोर्स मेजोर होता है वो कंडीशनल नहीं होता। तो ये किस किस्म का फोर्स मेजोर क्लॉज आपने एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स में किया है कि आप फोर्स मेजोर एक्सरसाइज भी करेंगे और फिर भी कैपेसिटी चार्ज देंगे। तो इतनी गुफ्तगू हुई थी, और जिसके ऊपर उन्होंने बेबुनियाद इल्जाम इसहाक डार साहब के ऊपर, वजीर आजम साहब के ऊपर लगाए, जिसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया कि ये तो जो सुई गैस का बोर्ड है उसने ये फैसले किए थे, और कौन चेयरमैन था, कौन उस वक्त क्या जिम्मेदारी ले रहा था, वो सामने अली साहब, मैं क्योंकि आपने तो वो इंटरव्यू देखा है, आप उसमें बात करें, मैं आपके लिए भी और ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि उनको ये क्लैरिटी हो जाए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं चाहूंगा जरा सुन लीजिए मिफ्ताह साहब ने क्या कहा था और इसके बाद इसका मुकम्मल जवाब दीजिएगा। देखिए, एक मरतबा पहले जब नैब के चेयरमैन चौधरी कमर जमान साहब थे, जब कंप्लेंट हुई, शाहिद सत्तार साहब ने की, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और हम लोगों को ये कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला नहीं। उसके बाद दूसरी मरतबा शेख रशीद साहब ने और इमरान खान साहब ने कंप्लेंट की, जब चेयरमैन जावेद इकबाल साहब थे, कि जो कि आपको पता है कि ख़वातीन के हरासमेंट वगैरह में भी बहुत इन्वॉल्व होते थे और जो कि अच्छे आदमी नहीं थे। उनके ज़माने में फिर शाहिद अब्बासी को और मुझे जो है वो जेल में रखा गया। अब जो नए चेयरमैन हैं, इन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब, और इन्होंने तो फिर इनके इदारे ने कहा कि बिल्कुल इसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी और कोई भी फाइनेंशियल मसला नहीं था, और इन्होंने ये पब्लिकली कहा है क्योंकि कोर्ट में जमा करवाया और कोर्ट से ये केस डिसमिस हो गया। अब अगर अली परवेज़ साहब और शहबाज शरीफ साहब फिर से केस करना चाहते हैं तो कर दें, कोई मसला नहीं है। शाहिद अब्बासी को वापस नैब में डाल दें, मुझे भी वापस नैब में डाल दें। लेकिन ये बात याद दिला दूं कि शाहिद अब्बासी ने जो एग्रीमेंट किया था वो नवाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना में अप्रूव किया था, इसहाक डार साहब ने अपने ईसीसी में अप्रूव किया था, और शहबाज शरीफ साहब इसमें हर जगह इन्वॉल्व थे। तो अगर अली डार साहब अली परवेज़ साहब अगर मेलाफाइडी जो इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया जो कि इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बहुत ही गैर मुनासिब इस्तेमाल था ये वर्ड का, ये करना चाहते हैं तो करें,
LNG के प्लांट्स और कोल के प्लांट्स जो मियाँ नवाज शरीफ ने लगाए थे, ये इनकी सिग्नेचर पॉलिसी है। दोनों भाई ये करते ही सारा दिन, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ये थे। अगर अली परवेज और अवैस लगारी को इस पॉलिसी से इख्तलाफ है तो फिर इनको ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ये कौन सी पार्टी, वैसे भी इलेक्शन तो नहीं जीतते ना ये लोग, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है। अब जाके ये अगर ये लोग अगर आप तुम डेवलपमेंट पॉलिसी भी उनसे भी मुस्लिम लीग की नहीं मानते हो तो फिर किस चीज के लिए पार्टी में बैठे हो? इफ यू थिंक नवाज शरीफ मेड अ मिस्टेक and if you think Nawaz Sharif's intentions were mala fide in setting up the IPP plants, and if you think he was mala fide in getting gas from Qatar and in setting terminals, तो फिर you should leave the party। फिर क्यों बैठे हैं अवैस लगारी और अली परवेज इस पार्टी के अंदर? जी अली साहब, वो कह रहे हैं ईसीसी ने अप्रूव किया, फाइनेंस में इस्हाक डार थे, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, जाहिर सी बात है काबीना वो हेड कर रहे थे, उन्होंने भी अप्रूव किया था इसको। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये मेरे भाई हैं, मैंने इनका भरपूर जवाब ट्विटर के ऊपर भी दिया है, आप भी उसके अंदर टैग्ड हैं, वो देख लीजिएगा। मैंने किसी की नुक्ताचीनी नहीं की थी, मैंने कहा था कि अगर इसके अंदर कोई मेलाफाइडी है तो वो डिटरमिन की जा सकती है। तो मैं, अगर इनकी कोई दिल आजारी हुई है, मैं माजरत भी कर लेता हूं, मगर मेरी आदत नहीं है कि मैं इस किस्म की डबल गुफ्तगू करूं। देखें, इन्होंने किसी नैब के चेयरमैन को कोई खातून के साथ जोड़ दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और डार साहब का कोई तल्लक था इस, अगर मैंने कोई गलती कर भी दी थी उससे करना। और जबकि ये जानते थे कि ईसीसी ने तो कमर्शियल टर्म्स तय ही नहीं की थी, सिर्फ टोलिंग का चार्ज अप्रूव किया था जो बाद में कैबिनेट ने अप्रूव किया था। इट वाज stated in that decision कि all commercial terms will be determined between SNGC and the terminal provider। और उस वक्त कौन वहां पे जगह पे मौजूद था और कौन एक शख्स था जिसने पहला टर्मिनल लगाने के लिए जिम्मेदारी निभाई और उसके बाद उसी शख्स ने दूसरी कंपनी में आके जिम्मेदारी निभाई, ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप खुद देख सकते हैं। मैंने किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, उसके बावजूद मैं माजरत कर रहा हूं। और दूसरी बात ये थी कि मैंने कहा जो होता है वो कंडीशनल नहीं होता, वो अनकंडीशनल होता है। और ये कंडीशन क्यों रखी गई, इसकी तहकीक होनी चाहिए। और लगता है कि नहीं लगता, वो अदालत तय कर लेगी कि जी हम उसको फोर्स मजोर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो लेट अस नॉट कंफ्यूज। एंड यहाँ पे अगर हमारे ऊपर कोई एक निशानदेही हुई है कि हमने किसी जगह के ऊपर कोई नेग्लिजेंस दिखाई है, तो उसके ऊपर हम किसी तीसरे बंदे के ऊपर नुक्ताचीनी करना शुरू करते हैं, इट इज नॉट करेक्ट। तो दैट इज द ओनली पॉइंट आई मेड। एंड ये मेरे भाई हैं, मैं इनका दिल से इज्जत करता हूं, इनके साथ हमने मिलकर काम किया, ये पार्टी का एक असासा थे। इन्होंने जिस मजबूरी के अंदर भी साहब आप कह रहे हैं कि एक ही शख्स इन्वॉल्व था पहले टर्मिनल और दूसरे, आपने कहा पहले टर्मिनल में एक ही शख्स इन्वॉल्व था, आप पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खकान अब्बासी उनकी बात कर रहे हैं, किसी और शख्स की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने नहीं, जो ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था वो मैंने ट्वीट में भी लिखा है, ISGC वाज द व्हीकल जिसके अंदर ये सारा काम शुरू हुआ है। एक कंसल्टेंट साथ लगाया गया था, उसके बाद ISGS जो इंटर स्टेट गैस कंपनी है उसने ये जिम्मेदारी सारी SSGC को दे दी थी। SSGC के बोर्ड ने ये फैसला किया था। उसके बाद जब अगला टर्मिनल आया तो आपने जो PLL या इसका जो पुराना नाम था पाकिस्तान ट्रेडिंग LNG लिमिटेड या कोई इस तरह का नाम था, वही साहब जो ISGS में थे उनको यहाँ पे लगाया गया कि आप इसको एग्जीक्यूट करें। उसके बावजूद भी आई एम गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट। माई ओनली क्वेश्चन वॉज कि हाउ कैन यू हैव अ फोर्स मेजोर क्लॉज व्हिच इज कंडीशनल, बिकॉज ये तो बाय डेफिनेशन अनफोर्सीन इवेंट्स के सामने होता है। आप उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और लगता है कि नहीं लगता इज द डिबेट दैट वी कैन लीव फॉर सम अदर डे। अली साहब, इस पे उनका ये कहना था मिफ्ता इस्माइल साहब का कि क्योंकि हम जो प्रोक्योर कर रहे थे, LNG मंगवा रहे थे, वो कतर से भी थे, गनवर से भी मंगवाया है, ENA से भी मंगवाया है, तो टर्मिनल ये कह सकता है ना कि ठीक है अगर आप एक मुल्क से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से नहीं मंगवा पा रहे तो आप कहीं और से मंगवाएं, क्योंकि आपका मुआहिदा ये तो नहीं है ना कि एक ही कंपनी से आप मंगवाएंगे, आप गैस मंगवाएंगे। शहजाद, तो मैंने कब कहा कि जो है इसके अंदर मेरिट नहीं है। जरूर ये कोर्ट में डिटरमिन हो जाएगा। मैंने आपसे ये बात की है कि फोर्स मेजोर आपने किसी मुआहदे के अंदर कंडीशनल देखा है कि अनहोनी भी हो जाए उसके बावजूद भी मैं आपको कैपेसिटी पेमेंट दूंगा। मैंने अब वो फोर्स मेजोर लगता है कि नहीं लगता कैन बी डिटरमिन्ड इन अ कोर्ट ऑफ
कि जी कतर की वजह से अप्लाई होता है कि नहीं होता, इसके ऊपर इतना उनको जज्बात में आके मेरे ऊपर नुक्ताचीनी, वजीर आजम साहब के ऊपर नुक्ताचीनी, डार साहब के ऊपर नुक्ताचीनी, जो उनके मोहसिन रह चुके हैं, जिनके साथ उन्होंने बेपनाह इस कौम की खिदमत की है, वो मुनासिब उनका नहीं नुक्ता ये था कि ये कहना भी कि डिटरमिन होगी मेलिफाइडी है, बाद में पता चलेगा, ये जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। हाँ, वो कहते हैं मेलिफाइडी का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था कि बाद में भी डिटरमिन होगी, मैंने क्योंकि हम पहले ही माजरत जेल कर काट ली, चुके हैं पर उसमें। मैंने और आपने दोनों ने उनको बताने की कोशिश की कि उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो कोई और तय करेगा। वो चले डिटर्मिनेशन नहीं होनी चाहिए, मैं उसके ऊपर माजरत करने को मैं फिर भी तैयार हूं। मेरा तो इतना बड़ा ईगो नहीं है कि सीधे सवाल के लिए मैं कोई दूसरे तीसरे बंदे के ऊपर नुक्ताचीनी शुरू कर दूं। तो अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे और उनको भी दे और हम मुल्क की खिदमत कर सके मिलके। दैट इज व्हाट इज नीडेड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। जो कल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई और इसके अलावा जो LNG टर्मिनल के फोर्स मेजोर वाला मामला है उस पर भी हमने उनसे बात की। ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खलीज फारिस में आबदार हुर्मुज की बंदिश और बहरी नाकाबंदी इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक की बड़ी वजह बना हुआ है, जबकि बैनुल-अक़वामी सियासत और मईशत का मुस्तकबिल भी इसी गुज़रगाह के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। मगर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मकामी इंतजामिया के लिए ये मामला शायद इतना हसास हो चुका है कि इस गुज़रगाह को इस्लामाबाद के एक नवाही इलाके से तशबीह देना ही जुर्म बन गया है। और आपको शायद ये सुनकर हैरानी हुई हो, मगर असल में ये हैरानी नहीं बल्कि परेशानी की बात है, क्योंकि इस्लामाबाद के इलाके तरनौल के एक शहरी खुर्रम नज़ीर को सिर्फ इस बात पर गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने अज़राए मजाक इस्लामाबाद के तरनौल फाटक को आबदार हुर्मुज से तशबीह दे दी थी। खुर्रम नज़ीर ने तरनौल फाटक से अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ ये लिखा था कि तरनौल फाटक भी आबदार हुर्मुज से कम नहीं है, उसे अगर बंद कर दिया जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। वैसे तो इस शहरी ने बज़ाहिर ये बात सिर्फ लाइटर अंदाज में लिखी थी, मगर मकामी पुलिस ने इस पोस्ट को अवाम को इश्तियाल दिलाने के मुतरादिफ करार देते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी गिरफ्तार कर लिया। और गैर मामूली तौर पे इस शहरी के खिलाफ मुकदमा भी पीका की दफात के तहत दर्ज करने के बजाय दफा 144 के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक रिहायशी खुर्रम नज़ीर के खिलाफ ये मुकदमा दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर सब इंस्पेक्टर शाहिद असगर की मुद्दत में 21 अप्रैल को दर्ज किया गया और उसी रोज उसे तरनौल चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने FIR में मौक़िफ़ अपनाया है कि क्योंकि मौजूदा सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र इस किस्म की तशहीर करने और ऐड लगाने पर हुकूमत पाकिस्तान ने दफ़ा 144 का नफाज कर रखा है, इसलिए शहरी ने हुक्म की खिलाफ वर्जी और लोगों को तरनौल फाटक बंद करने पर आमादा करके जुर्म का इर्तिकाब किया है। यानी पुलिस का मौक़िफ़ है कि शहरी ने यह बात सिर्फ अज़राए मजाक नहीं बल्कि लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए लिखी थी, मगर FIR में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ये मुल्जिम ने अमली तौर पे फाटक बंद करने की कोई कोशिश भी की थी या नहीं की थी। इसके अलावा हमने ये जानने की भी कोशिश की कि हुकूमत ने वाकई इस बारे में कोई इश्तिहार लगाने या तशहीर करने पर पाबंदी लगाई है जैसा कि FIR में दावा किया गया है, मगर हमें अभी तक इस बात की कोई तस्दीक नहीं मिल सकी है। और जब हमने इस बारे में मुकदमे के मुद्दई सब इंस्पेक्टर से रब्ता करने की कोशिश की तो उनसे भी हमारा रब्ता नहीं हो सका। बहरहाल BBC उर्दू के मुताबिक मकामी पुलिस ने यह गिरफ्तारी इलाका मजिस्ट्रेट के हुक्म पर की है, क्योंकि इलाका मजिस्ट्रेट ने जब सोशल मीडिया पर इस तहरीर को पढ़ा तो उन्होंने मुल्जिम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया था। दूसरी तरफ फौजदारी मुकदमात के पैरवी करने वाले वकील राजा इमरान अली ने BBC को बताया कि अमूमी तौर पर दफ़ा 144 का नफाज शहर में डबल सवारी पर पाबंदी, 5 या 5 से ज्यादा अफराद के एक जगह पर जमा होने, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और हेल्थ इमरजेंसी की सूरत में किया जाता है। मगर ये उनके प्रोफेशनल करियर में पहली मर्तबा है कि किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई हो और उसके खिलाफ सेक्शन 144 के खिलाफ वर्जी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया हो, जबकि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और डिजिटल क्राइम को रोकने के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन उन्होंने मुल्जिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यानी पहले तो मज़ाहिया पोस्ट को जवाज बनाकर पुलिस ने शहरी के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा दर्ज कर लिया, और न सिर्फ ये बल्कि एक ऐसे मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया जो कि पुलिस के डोमेन में भी नहीं आता है। बहरहाल मामला जो भी हो, हुकूमत, पुलिस और इंतजामिया को समझना चाहिए कि जुड़वा शहरों के रिहायशी और कारोबारी तबका इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात की कोशिशों को लेकर कई मुश्किलात का सामना कर रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में होने वाली हसास मुलाकातों की वजह से पिछले कई रोज से इस्लामाबाद को आने जाने वाले रास्ते बंद हैं तो कहीं पर रुकावटें खड़ी हुई हैं। पिछले कई रोज से इस्लामाबाद में अदालतों समेत सरकारी दफातर भी बंद है। रेड जोन और उसके अतराफ में लोगों का कारोबार भी मुतासर हो रहा है, मगर इस सब के बावजूद शहरी ये सब इसलिए कबूल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि ये सब मुल्क के वसीतर मफाद में है, इसलिए फॉर अ ग्रेटर गुड लोग वक्ती तौर पे मुश्किलात खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बेचारा अपनी परेशानी का इजहार करे या खलीज में जारी तनाज़े को मजाक में अपनी किसी मुश्किल से तशबीह दे दे
तो इसे गिरफ्तार करने से तो यही तासर होगा कि लोग मुल्क के वसीतर मफाद में नहीं या अपनी मर्जी से खामोश नहीं है, बल्कि उनकी खामोशी की वजह मुकदमात का खौफ है। इसीलिए इंतजामिया और इदारों को ऐसी बातों को सिक्योरिटी थ्रेट या इश्तियाल अंगेजी से तशबीह देने के बजाय खुले दिल से बर्दाश्त करना चाहिए। बल्कि इस मामले पे तो सिंध हुकूमत से शायद सीखने की जरूरत है, जिसने पिछले कई दिनों से इस मामले पर कई ताने और मजाक बर्दाश्त किए हैं। कराची में तो इस बारे में एक मुहिम चल पड़ी थी कि पहले आबनाए हुर्मुज़ खुलेगा या यूनिवर्सिटी रोड खुलेगा, मगर सिंध हुकूमत या कराची की इंतजामिया ने इस सब के बावजूद मजाक को मजाक के तौर पर लिया है, ना कि इजहार की आज़ादी और मजाक को ही जुर्म बना दिया गया। आज के प्रोग्राम में शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।